हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम 5+3+3+4 के नाम से जानते हैं। आखिर ये है क्या, उसको हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है, उसका एक बात हमें याद रखनी है, और दूसरा जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर जो एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है वो भी हम समझेंगे। दोनों चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का जो बेसिक, जिसको हम बोलते हैं एक मोटो सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं लर्न विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा, जो है एक वो चीज़ कही गई है। मतलब बच्चों के ऊपर शिक्षा जो है बोझ नहीं होनी चाहिए, बच्चे उसे लर्न विथ फन, उसे आसानी से सीख सकें, ऐसा करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि हम किसी भी बच्चे को फोर्स ना करें सीखने के लिए कि उसके लिए वो जो शिक्षा है वो बोझ लगने लगे। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि नर्सरी क्लास में हम 2.5 साल के बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा बैग भारी लेकर भेज रहे हैं तो हम उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। बोझ डालने का मतलब यह है कि बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो बोझ ना लगे, इस टाइप से कुछ कार्य किया जाए। मतलब उनके खेलने कूदने की जो उम्र है वो उनके अंदर शिक्षा बीच में नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर उनकी बाल्यावस्था है, अगर वो खेलने कूदने की उम्र, तो वो उनके पूरी मिलनी चाहिए, ये ऐसा कहने का मतलब है। दूसरा ये है कि जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष ये है कि जो बच्चों का जो बचपना है वो नहीं छीनना चाहिए। बच्चों को इस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए कि वो अपने नेचुरल जो वातावरण है उसके अंदर सीख सकें। उनके ऊपर शिक्षा बोझ नहीं डालना चाहिए। बाल्यावस्था जो होती है, जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली हम शैशवावस्था कह सकते हैं, उसके अंदर बच्चों को उनके बचपना नहीं छीनना पड़े, ऐसा कोई एजुकेशन फ्रेम हमें बनाना चाहिए ताकि वो अपने बचपन को अच्छे से जी सकें। उसके अंदर वो जबरदस्ती पेन पेंसिल या किताबों में ना उलझे रहें, जैसा कि अभी होता है। आजकल के माता पिता भी 2.5 साल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्कूल में डाल देना चाहते हैं, बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का बचपना बचा के रखना है हमें। हमने भी खेला कूदा है, पढ़े लिखे हैं, तो भी आज हम पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे माता पिता ने 2.5 साल में भेज दिया था। उस समय तो 5वीं से एजुकेशन शुरू होती थी। 5वीं मतलब 5 साल के होने के बाद पहली क्लास से एजुकेशन शुरू होती थी। अब तो नर्सरी अभी कुछ सालों में आया है। तो शुरू करते हैं। जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में समझना। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है लगभग 34 सालों बाद आई है। इससे पहले 1986 में ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी बनाई गई थी, जिसको हम 10+2+3 आज तक जो चल रहा है उसको हम कह सकते हैं। 10+2+3 क्या थी, जिसके अंदर 10 ईयर तक की जो थी वो बेसिक शिक्षा होती थी, 10वीं तक तो कंपलसरी होती थी। 2 साल का कॉलेज, जिसको हम बोलते हैं आज इंटर कॉलेज कहते हैं, 11th-12th, और प्लस 3 साल जो था वो आपके कॉलेज ईयर जो होते थे वो होते थे। इसके अंदर 10+2+3 जो सिस्टम था, इसके अंदर क्या था, बच्चों के सीखने पर नहीं, बच्चों के ज्ञान, उन्होंने क्या रटा है, क्या एग्जाम में लिखा है, उसके बेस पर उनका कैलकुलेशन होता था, उनका मूल्यांकन होता था। लेकिन अभी की जो शिक्षा प्रणाली है जो नई आई है, उसके अंदर ये है कि 5+3+3+4 इस वाले सिस्टम के बच्चों के रटने पर नहीं बल्कि उनके समझने पर और उनके स्किल पर उन्हें जो भी है प्रमोशन दिए जाएंगे। फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके अंदर सीखने की क्षमता बढ़ेगी, ये जरूर इस एजुकेशन पॉलिसी में सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर जो 5+3+3+4 है वो है क्या, वो भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो 5 है वो एक्चुअली है नर्सरी से लेकर 2nd क्लास तक, जो कुल 5 क्लासें होंगी, जिसको हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं। जिसमें बच्चा जो नर्सरी में है वो चौथी साल में, अपने चौथे साल में, जब वो 4 साल का होगा तब वो इंटर करेगा। अभी तो जैसे 2.5 साल 3 साल में इंटर करा देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादती होती है उनके ऊपर। बच्चे जो चल या बोल नहीं पाते ढंग से, उसको जबरदस्ती स्कूलों में उठा देना, नर्सरी किसी दूसरे के हवाले कर देना, स्कूल के हवाले कर देना। बच्चे माता पिता की भी गलती है इसके अंदर, वो अपने बच्चों को एक तरह से बोझ समझ रहे हैं, उनको स्कूल या फिर उनके हुए प्रेशर है कैरियर बनाने का, जो कि सही नहीं है। तो ये है कि बच्चे की खेलने कूदने की उम्र जो होती है वो निकल चुकी होती है। आराम से बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, अपना पढ़ाई 4 साल में शुरू करेगा, और 5 कक्षाएं जो है नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और 1st और 2nd जो क्लासें हैं वो 8 साल तक में कंप्लीट करेगा। इसके बाद अगली 3 क्लासें जो हैं, जिसको हम 3rd, 4th, 5 या सेकेंडरी प्राइमरी क्लासें हम कह सकते हैं। मतलब ये जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है, हायर प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 9 ईयर से 11 ईयर तक चलेगा। इसको हम 3 में 5+3, मतलब 5+3 में जो टोटल क्लासें हैं वो कुल मिला के प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हैं। इसके बाद बच्चा जब 6 क्लास में जाएगा, उस समय उसकी एज जो होगी वो 12 ईयर की होगी। मतलब उसकी क्लास की ठीक डबल होगी, ताकि वो समझ पाए।
कुछ, और यहाँ पर 6, 7 और 8th क्लास जो होगी वो 14 ईयर तक में कंप्लीट करेगा, मतलब वो टीन एज में आ चुका होगा, वो किशोरावस्था उसकी प्रारंभ होने वाली होगी। अब बच्चा जो है जब 9th क्लास में एडमिशन लेगा तो 12th क्लास तक उसकी जो है +4 क्लासें और ऐड हो जाएंगी, मतलब 9 सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, फर्स्ट ईयर जूनियर क्लासेस जिसको हम 11th कह रहे हैं, और जूनियर क्लासेस नहीं, जूनियर कॉलेज जिसको हम बोलते हैं, और ये सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज जो है वो आपका 12th में कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से 18 साल तक होते होते बच्चा अपनी स्किल एजुकेशन जो 12th क्लास तक की है वो कंप्लीट कर पाएगा। इसके बाद जो होगा वो हम देख लेते हैं। ये तो आपका था 5+3+3+4। इसके अंदर बच्चा साइमल्टेनियसली कोई दूसरा कोर्स भी कर सकता है। मतलब अभी ये था कि अगर आप कोई एजुकेशन या कोई डिग्री आप लेते हैं तो एक ही साल में 2 डिग्री नहीं ले सकते, वो मान्य नहीं रहेगी, क्योंकि आपने एक डिग्री अगर रेगुलर करके ली है तो दूसरा आपने जरूर फर्जी तरीके से ली होगी। लेकिन अभी ये मान्यता या वर्सेलिटी जो बेस्ट मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी का है वो यही है कि इसके अंदर बच्चा अलग से भी अगर कुछ चाहे तो कुछ समय अंतराल लेकर के, मतलब यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली ले, मतलब इसके साथ ही, मतलब उसी साल में जिस साल में वो कोई क्लास कर रहा होगा उसी साल में कुछ समय पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अवकाश लेकर किसी दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है और उसकी डिग्री भी ले सकता है। जैसे 2-3 साल की डिप्लोमा डिग्री होती है कंप्यूटर की जो होती है, डीसी होती है, पीजीडीसी जो होती है वो 1 साल तक की होती है, हालांकि इतनी बड़ी डिग्री नहीं है, डिप्लोमा लेवल तक की डिग्री आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, लेकिन उसको भी आप 2 सेशन में ले सकते हैं। मान लो आप एक 11th में लेना चाहते हैं, दूसरा 12th में आप कुछ गैप करके उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर ऐसी आपके पास है तो आप व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी की जो सबसे सक्सेस चीज़ ये है कि इस मतलब हम कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर सुझावों को सम्मिलित किया गया। इससे पहले जो सुझाव थे हालांकि लिए जाते थे लेकिन इतने वाइड लेवल पर नहीं लिए जाते थे। सुझाव लिए जाते थे मनोवैज्ञानिकों से, सुझाव लिए जाते थे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े नामों से, लेकिन यहाँ पर जो सुझाव हैं वो देश के अंदर जो 2.5 लाख गांव पंचायतें हैं, जो 6,600 ब्लॉक हैं, जो 6,000 यूएलबी हैं, जो 676 जिले हैं, उन सभी जिलों से हम कह सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा सुझाव जो मिले हैं उनके आधार पर यह बनाया गया है। तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से सर्वमान्य भी होना चाहिए, और कैसा क्या होना चाहिए इन लोगों ने ही बताया होगा, उसके बेस पर जो हमारे शिक्षाविद हैं उनके आधार के उनके जो समझ है उनके आधार पर यह शिक्षा नीति बनाई गई है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपसे रिलेटेड है वो ये है, मतलब आपसे सीधे सीधे क्या संबंध है उसका वो हम समझ लेते हैं। जो आपके लिए एक एजुकेशन पॉलिसी पूछ ले तो आप क्या बताएंगे उसके लिए, जो आपके समझ के लिए वो। तो इसके अंदर ये है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो क्लासें होंगी 5 से लेकर 3 तक, जो प्राथमिक स्तर पर जो एजुकेशन होगी बच्चे को उसकी मातृभाषा में या उसकी राजभाषा में, जैसे हम कहें गुजराती तो गुजराती भाषा में ही उसे शिक्षा दी जाएगी गुजरात में, यदि हम कहें कि महाराष्ट्र है तो वहाँ पे उसको मराठी भाषा में शिक्षा दी जाएगी, या भी जो उसकी मातृभाषा होगी उसके अंदर उसकी शिक्षा दी जाएगी। तो प्राथमिक स्तर पर केवल मातृभाषा, राजभाषा या स्थानीय जो भाषा होगी उसमें उसे शिक्षा प्रदान की जाएगी और किसी भाषा को उसके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। इसके बाद अगर अंग्रेजी भी उसके अंदर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसे भी मात्र एक विषय के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। और कुछ इसके अंदर मतलब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि यही है, क्योंकि इससे अंदर बच्चों को अपने जो भाषाएं हैं, क्योंकि अभी के हिसाब से ये होता है कि बच्चे अगर नर्सरी में एडमिशन ले लेते हैं इंग्लिश मीडियम में तो सब कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जाता है, हिंदी को छोड़ के, इंग्लिश को मतलब हम कह सकते हैं हिंदी को छोड़ के, या फिर हम कह सकते हैं कि संस्कृत को छोड़ के वो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। साइंस हो, सोशल साइंस हो या SST हो या जो कुछ भी हो सब उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब यह है कि बच्चा अगर जो नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक पढ़ता है तो इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, हिंदी है तो उसे हिंदी में पढ़ाया जाएगा, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो उसके स्थानीय भाषा, अगर वो गुजराती में है तो गुजराती में पढ़ाया जाएगा, अगर वो मराठी है तो उसे मराठी में भाषा में वो चीज़ पढ़ाई जाएगी, विज्ञान। अगर वो किसी और स्टेट से है और वहाँ की स्थानीय भाषा या राजभाषा अलग है तो उसे उस भाषा में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। हिंदी जबरदस्ती या इंग्लिश जबरदस्ती उसके ऊपर थोपी नहीं जाएगी। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि बच्चों को अपनी राजभाषा या अपनी मातृभाषा के साथ एक लगाव उत्पन्न होगा। बाकी समझ तो बाद में सकता ही है, मतलब इसके बाद भी अगर जो पढ़ेगा उसको वो समझ आ ही जाएगा, क्योंकि हिंदी भी पढ़ेगा तो हिंदी भी समझ आएगी, अंग्रेजी पढ़ेगा तो अंग्रेजी भी उसे समझ में आएगी ही। तो इसके बाद
जो भी उसकी मीडियम होगी उसके अंदर वो पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम होगा तो इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में पढ़ेगा, जो कुछ भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे इसके बाद जो 9 से 12 है उसके अंदर सेमेस्टर प्रणाली शुरू की गई है। 9 से लेकर 12 तक यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली शुरू की है, मतलब जो कोर्स होगा वो साल में 2 बार एग्जाम लेने के हिसाब से बनाया जाएगा। एक बार एग्जाम हो गई तो वो कोर्स वापस फाइनल ईयर जो होगा या लास्ट में जो एग्जाम होगी उसके अंदर पूछा नहीं जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट है कि लर्न विदाउट बर्डन, मतलब बच्चे के ऊपर एक भार नहीं बढ़ेगा कि मुझे पहले का भी याद करना है। और दूसरा यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे की एज जो है वो बढ़ा दी गई ताकि बच्चों के ऊपर शिक्षा का बोझ ना पड़े, जिसको मैंने बताया ना NCF 2005 लर्न विदाउट बर्डन, ये चीज यहाँ पे अप्लाई किया गया है जो यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर परीक्षा कराई जाएगी। और दूसरा 10वीं तक की बोर्ड क्लासेज जो है वो समाप्त कर दी गई हैं, मतलब 10वीं तक बोर्ड एग्जाम नहीं होगी, 10वीं की भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगी, सीधे 12वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम होगी। बच्चा 12वीं क्लास में एक बार बोर्ड एग्जाम देगा, उसके बाद वो कॉलेज में इंटर करेगा। इसके बाद 12th के बाद 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम होगा। इसके अंदर पहले क्या होता था कि अगर आप BSc को अधूरे में छोड़ देते तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर 4 साल में प्रत्येक वर्ष आपको एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। मतलब अगर 12वीं के बाद अगर आप 1 साल भी पढ़ते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा कि आपने 12वीं के बाद 1 साल पढ़ा है। दूसरे साल में अगर आप पढ़ते हैं, उसको दूसरा साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मान लिया जाएगा कि मतलब उसी सब्जेक्ट में आपने 2 साल आगे डिप्लोमा भी किया है। और 3 साल अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो एक तरीके से आपके पास डिग्री आ जाएगी, जिसको हम कॉलेज की डिग्री कहते हैं। और अगला जो पॉइंट ये है कि अगर चौथा साल भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो जरूरी आपके ऊपर नहीं है, आपके पास डिग्री आ चुकी है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इसके आगे भी पढ़ना चाहते हैं वो चौथे साल भी पढ़ेंगे। और इस प्रकार से अगर वो उसके आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 1 वर्ष का पाठ्यक्रम और कंप्लीट करके उन्हें मास्टर डिग्री या फिर स्नातकोत्तर जो होता है, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, उसकी डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप सीधे PhD कर सकते हैं, मतलब पोस्ट PG के बाद आप PhD कर सकते हैं। और इसमें जो बीच MPhil की जो डिग्री होती थी पहले मास्टर ऑफ फिलोसफी की थी, वो समाप्त कर दी गई है। मतलब फिलोसफी की डिग्री अब नहीं कॉलेज के द्वारा दी जाएगी, क्योंकि ये फिलोसफी जो होती है एक तरह से शॉर्ट PhD के समान ही मानी जाती थी, जो कि बीच में इंटरमीडिएट का काम करती थी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मतलब इसका मतलब अब नहीं रह गया है, या तो आदमी MA तक कर ले या फिर उसके बाद आगे हायर एजुकेशन में और कुछ करना चाहता है तो सीधे PhD करना पड़ेगा, या फिर जो नेट बोलता है वो करना पड़ेगा। तो ये PhD की डिग्री जो है वो MA के बाद आप सीधे गेन कर सकते हैं अगर आप कॉलेज लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो, या फिर और कुछ नया शोध कार्य करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये जो पूरा खाका था वो किस प्रकार से आपके लिए या आपकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, ये नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे चैनल जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ से प्राप्त कर लें। वहाँ पे मैं इस एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो पूरा PDF है वो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप इसको आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इसकी बारीकियाँ भी समझ सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक सामान्य उद्देश्य के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश की ताकि आपसे जो रिलेटेड है वो आपको समझ में आ सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।